कर जाता हूं मोबाइल से। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमें जो है आज की क्लास में बात करना है क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात करना है, एंड हमें एक्सटेंसिव एंड इंटर्नशिप प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि हमें जो थर्मोडायनेमिक्स है वो फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, वो केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। तो ये होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं इस वर्ड को तोड़ू, ये बना होते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये किसका बने होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से बने होते हैं। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। टेम्परेचर। हाँ, यानी कि हीट। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, चेंज। मोशन या चेंज कह दीजिए। इसका मतलब है हीट के मोशन को हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले तो आपके मन में ये उठ रहा होगा कि सर हमें थर्मोडायनेमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं कहूं हमें जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री में केमिकल वाला पढ़ना है, फिजिक्स में आपको मैकेनिकल वाला पढ़ना है, कैसे इंजन उड़ाओगे, जैसे गाड़ी कैसे चलाओगे, वहां पे उन सब चीजों के बारे में, वहां पे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो है हमें पढ़ना होगा। लेकिन यहां पे जो हमें पढ़ना होगा वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करना पड़ेगा। यहां पे हमें जो है किसके बारे में बात करना पड़ेगा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी या जो लगेगी, इन्हीं एनर्जी के बारे में हमें क्या करना है, इस यूनिट में पढ़ना है। फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स में वहां पे आपको मशीन के द्वारा जो है, या जो है आप किसी चीज को जैसे इंजन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उनके बारे में जो है, या मैकेनिकल एनर्जी कैसे करता है, वहां पे आपको उन सब चीजों के बारे में जो है क्या करना है, जानना है। लेकिन हमें यहाँ पे किसके बारे में जानना है, केमिकल। अब कहोगे कि सर हमारे पास केमिकल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपको देखिए, अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं, मुझे बताइए कि अगर मैं बॉन्ड का फॉर्मेशन करूंगा तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर आप उसको दोगे, बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज होगी। एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज। रिलीज हो जाती है। क्योंकि कोई भी, आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन किस लिए करता है, स्टेबल होने के लिए या अनस्टेबल होने के लिए। स्टेबल। और आपको मैंने बताया था कि स्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है या कम होती है, कम होती है। कम होती है। तो जिस कारण से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए होता है ताकि कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके और अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर सके। इसीलिए वहां पे एनर्जी क्या होती है, आपकी रिलीज होती है। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, मैं जब ब्रेक होगा, बॉन्ड अगर जब ब्रेक होगा तो क्या लगेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर एनर्जी रिलीज होगी, देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा इसको। यस सर। क्योंकि किसी की भी दोस्ती को तोड़ोगे तो आप ऐसे तो टूटेगा नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको यानी कि उसके साथ जो है कुछ बताना पड़ता है कि तुम्हारे बारे में ये ऐसे कह रहा था, वैसे कह रहा था, तब जाके जो है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और जैसे एनर्जी बढ़ती है तो दोस्त को कहता है आज से तू दोस्त नहीं दुश्मन हो गया है। ठीक है, तो यानी कि एनर्जी बढ़ जाने के कारण हुआ। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगता है कि जैसे ही उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिस कारण से वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होते ही वो बॉन्ड क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमें केमिकल के बारे में पढ़ना है। ये आपको बताएगा कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स ही बताएगा कि कोई रिएक्शन किस एक्सटेंट तक फिजिबल है।
कहोगे कि सर किस एक्सटेंट तक फिजिबल का मतलब है कि वो किस हद तक जो है रिएक्शन करेगा, यानी कि कहां तक वो रिएक्शन करेगा, कितनी देर करेगा, इन सभी चीजों को। खैर रेट तो नहीं बताता है क्योंकि हमारे थर्मोडायनेमिक्स की 3 लिमिटेशन है, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल हमें ये बात ध्यान देना है कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal about the heat and work and जो है एनर्जी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में जो है पढ़ते हैं। तो यही कहता है थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the energy changes take place in the physical and chemical process। कि केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में केमिकल के द्वारा जो चेंजेस हो रहा है उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। बट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस इन केमिकल प्रोसेस। और जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होगा उसमें हम लोग जो है किसके बारे में बात करेंगे, केमिकल के द्वारा जो एनर्जी चेंज आएगी या रिलीज होगी या एनर्जी गेन करेगा, इन सभी चीजों के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। या मैं सिंपल शब्दों में कहूं, आप इसको याद रख लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस थर्मोडायनेमिक्स इज द branch of science in which we deal about the change of energy। ठीक है, सिंपल शब्दों में हम कहेंगे अगर केमिकल में हो रहा है तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल में हो रहा है तो मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स, इस प्रकार से जो है। वैसे मैं बताऊं कि मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही बड़ी होती है क्योंकि उसके अंदर आप कैसे किसी रॉकेट को उड़ाओगे, क्योंकि देखिएगा अलग अलग रॉकेट होता है तो उसमें सारा खेल किसका होता है, हीट का ही होता है। तो किस प्रकार से आप उस सभी चीजों के होता है, अगर ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं होता तो आज आप जो इतने आसानी से यहां से वहां घूम रहे हो वो भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती। चाहे आप बाइक की बात करो, हम केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। अब वहां पे क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो मुझे बताइए कि गाड़ी में भी क्या लग रहा है, थर्मोडायनेमिक्स लग रहा है। बस से जा रहे हैं उसमें भी क्या लग रहा है, थर्मोडायनेमिक्स लग रहा है। ट्रेन से जा रहे हैं उसमें भी क्या लग रहा है, थर्मोडायनेमिक्स लग रहा है। तो इन सभी में ट्रेन में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं तो वहां पे मे भी कह सकते हैं कि उसका यूज जो है अलग तरीके से मोटर को घुमाने में यूज किया जाता है, तो वहां नहीं कह सकते। ओके, लेकिन पुराने वाले जो डीजल है तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, उसका हीट में जो है यूज करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इन थर्मोडायनेमिक्स के इस सभी चीजों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसीलिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको बता दिया थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, यानी कि इसके अंदर क्या करेंगे, मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। वही कहता है डायनेमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायनमोक्स। इसका मतलब क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि जो हीट की एनर्जी है उसके मोशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बात करेंगे। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। बस इतना से याद रखना कि केमिस्ट्री वाले में हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो एनर्जी हीट रिलीज होगी उन्हीं उन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बोलिए, यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब कहोगे कि सर क्या क्या एडवांटेज है। मैंने कहा इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस थर्मोडायनेमिक्स लॉ। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन होगा, विच रिएक्शन इज अकर और नॉट अकर, यानी कि कौन सा रिएक्शन जो होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। या सेकंड चीज मैं बताऊं तो वो किस एक्सटेंट तक होगा, यानी कि रिएक्शन जो है, जैसे रिएक्शन होने का है कि 50% होने के बाद रुक जाएगा। तो ये सारी चीजें के बारे में जो है आपको बताता है। ये इनके क्या है, एडवांटेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर जो लिखूं, ये आपको बताएगा विच रिएक्शन इज अकर
ये जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन जो है अकर होगा या नहीं होगा, एट विच एक्सटेंट दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक है, तो ये किस एक्सटेंट तक जो है क्या होगा, यानी कि फिजिबल होगा। और इट गिव्स द अबाउट द वेरियस एनर्जी चेंज, यानी कि ये एनर्जी चेंज के बारे में भी आपको बताता है कि इनिशियल में कितना था, फाइनल में कितना हो गया, इन सभी चीजों के बारे में जो है बताता है। यही इनका मेन है। क्योंकि सर क्या केमिस्ट्री में इतना ही है? बेसिकली आपको अगर मैंने रिएक्शन में किस एक्सटेंट तक हो रहा है और कौन सा रिएक्शन अकर हो रहा है नहीं हो रहा है, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो एनर्जी चेंज, इसमें सारी बातें आ गई। आप जो भी लॉ अप्लाई करोगे वो सारे के सारे चीजें जो है इसमें आ जाती है कि उसकी एनर्जी जो है कैसे चेंज हो रही है, कितनी थी, क्योंकि एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो गेन करेगा। तो एनर्जी चेंज में ये सारी बातें आ जाती है। तो इसी कारण से यहाँ पे जो है ये बातें कर देते हैं। ये तो इसकी एडवांटेज थी कि हमने सर पता कर लिया कि, क्योंकि अभी तक हम नहीं पता कर पा रहे थे कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी निकलेगी। अगर जैसे मैं कहूं कि मैंने वाटर H2O2 को रिएक्शन कराया, H2O बना, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही थी, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता लगा पा रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की मदद से इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से पता कर लेंगे। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, अब हम बताते हैं किन्हीं को पता है लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं बता देता हूं, किन्हीं को अगर जब पता है तो मुझे बता दीजिए। किन्हीं को पता है? किन्हीं को नहीं? चलिए मैं बता देता हूं। बेसिकली अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो इसकी 3 लिमिटेशन थी। थर्मोडायनेमिक्स रेट को नहीं बताता कि कितनी देर में होगा, इस चीज के बारे में थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ता है, वहां पे हमें रेट के बारे में बताते हैं। हाँ जी बोलिए वरुण। रिपीट करना। मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो रेट को नहीं बताता कि कोई रिएक्शन कितनी देर में होगा, इस चीज के बारे में नहीं बताता कि किसी रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, इन सभी चीजों के बारे में जो है क्या करता है, ये जो है नहीं बताता है। सेकेंड, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो है एप्लीकेबल होता है थर्मोडायनेमिक्स, छोटे वाले ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो है बड़े वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो है क्या होगा, यानी कि जो है एप्लीकेबल होगा। छोटे वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल और ये सारी बातें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, ओके। तो यही सारी इनकी क्या थी, लिमिटेशन थी। वही कहता है thermodynamics deal with the property like temperature, pressure, volume. It's matter work but does not anything about the individual properties of atom and molecules. ये जो है ना पर्टिकुलरली किसी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बता पाता है, इसी कारण से ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। थर्मोडायनेमिक्स डील विद द मैक्रोस्कोपिक, मैंने कहा कि ये जो है माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, बिग मॉलिक्यूल्स या सिस्टम कह दो तो यानी कि बिग जो है जो भी सिस्टम हो उसके अनुसार से ये जो है छोटे ऑब्जेक्ट के लिए जो है ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, इट टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। हाँ जी सॉरी सर रिपीट करना इसको। ओके, मैं इसको एक बार कंप्लीट करता हूँ, फिर जितना हमने बताया सारी चीजों को मैं रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो थर्मोडायनेमिक्स होते हैं वो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होते। मैंने पहला बताया कि ये जो है ना सिर्फ रेट को नहीं बता पाता कि किस स्पीड से होगा, इसके बारे में जो है ये सारी बातें जो है नहीं बता पाता। दूसरा, इट टेल्स अस वेदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडर, यानी कि ये नहीं बता पा रहा था
कि किस कंडीशन पे ये रिएक्शन होगा और किस कंडीशन पे जो है ये रिएक्शन नहीं होगा, इसके बारे में भी नहीं बता पा रहा था, और ये ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता पा रहा था। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन या चेंज, इसी चीज को पढ़ना है तो थर्मोडायनेमिक्स का मैंने डेफिनेशन बताया, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील अबाउट द चेंज ऑफ एनर्जी, इट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मैंने बताया कि कहां कहां एप्लीकेशन होता है, तो मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपको ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन होगा, किस एक्सटेंट तक होगा, और ये जो एप्लीकेबल होता है माइक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल होता है, ना कि छोटे वाले ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मैंने कहा कि इसकी लिमिटेशन भी होगी कुछ, तो मैंने कहा कि इसकी लिमिटेशन में पहला कि ये जो है ना पर्टिकुलरली पूरे सिस्टम की बताता है, ये ऐसा नहीं कि एक एक मॉलिक्यूल्स की बताएगा, नहीं। जैसे मैंने कहा कि H2O2 को मिला के H2 बताया, तो ये H2O की प्रॉपर्टी बताएगा, ना कि H2O2 की बताएगा, क्योंकि बनने के बाद जो इसकी एनर्जी है ये जो है इस पे डिपेंड करता है। सेकंड मैंने बताया कि छोटे ऑब्जेक्ट के लिए जो है डिपेंड नहीं करता। थर्ड मैंने बताया कि इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन हम जो है नहीं बता कर सकते। ये सारी बातें जो हमने क्या करना है यहाँ पे जो है बात करना है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म। बेसिकली इन्हीं सब टर्म का बार बार मैं यूज करूंगा, बाउंड्री, सिस्टम, सराउंडिंग। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, क्या होता है बाउंड्री। ध्यान सुनिएगा, मैंने एक बीकर ले लिया या गिलास ले लिया, ठीक है, ये आपके लिए जो है मैंने गिलास ले लिया है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या रख दिया? पानी। ठीक है, ओके। याद रखना कि सिस्टम किसे कहते हैं, मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, जिस पे ऑब्जर्वेशन करोगे, जिस पे आप जो भी चीज पे आप निगरानी रख रहे हो, उसको हम लोग सिस्टम कह देते हैं। यहाँ पे बीकर है और वाटर है, तो मुझे बताइए किस पे हम लोग वाटर पे स्टडी कर रहे हैं, तो वाटर क्या हो जाएगा? सिस्टम। सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये सिस्टम हो जाता है। सिस्टम और जो रेस्ट है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? यानी कि सराउंडिंग कह देते हैं। सराउंडिंग। ये क्या हो गया? यानी कि जो है बाहर वाले जो है ये सराउंडिंग है। सिस्टम और जो सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? बाउंड्री कह देते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना, जिस थिंग पे या जिस ऑब्जेक्ट पे हम स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे? सिस्टम कह देंगे। यहाँ पे बीकर को आप लोग जो है एज अ सिस्टम नहीं मानना, हम जिस पे स्टडी करेंगे या जिस पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको हम लोग क्या मान लेंगे? सिस्टम मान लेंगे। सिस्टम के जो रेस्ट होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? बाउंड्री कह देंगे। ओके, अगर मैं कहूं कि जो बाउंड्री सॉरी जो सिस्टम एंड जो है सराउंडिंग को सेपरेट करे उसको हम लोग क्या कह देते हैं? जो है बाउंड्री कह देते हैं। मैं अगर जब पूछूं कि अगर जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। अगर जो मैं लिखूं या इसको ऐसे लिख दूं, एक छोटे से इक्वल टू यूनिवर्स की एनर्जी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? इनवर्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास सिस्टम प्लस सराउंडिंग है तो उसकी एनर्जी जो है किसके बराबर हो जाएगी? यूनिवर्स के बराबर हो जाएगी। इस बात को भी आपको याद रखना। अभी एक एक करके मैं आपको समझाता भी हूं। जैसे देखिए क्या होता है सिस्टम। अ सिस्टम इज डिफाइंड स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स या स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर
विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल या इन्वेस्टिगेशन, जिसपे हम लोगों को क्या करना हो, स्टडी करना हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जो है सिस्टम कह देते हैं। जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या कह देंगे, सराउंडिंग कह देंगे। रिपीट करना। हाँ, ओके, मैंने क्या कहा कि सिस्टम उसे कहेंगे जिसपे हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, या जिसपे ऑब्जर्वेशन करना है, या जिसपे इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। सराउंडिंग किसे कहेंगे, जो सिस्टम को छोड़ के, जो भी सिस्टम होगा उसको छोड़ के रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सराउंडिंग कह देते हैं। जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बाउंड्री कह देते हैं। बाउंड्री बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस जो है सराउंडिंग हो जाता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, अगर जब मैं बात करूं कि जो एनर्जी होती है वो यूनिवर्स की इक्वल टू किसके बराबर हो जाती है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग के जो है, हाँ, हाँ, जो इसकी जो है एनर्जी हो जाती है। अब ये हमेशा इक्वल रहती है। एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर हमारी एनर्जी क्या हमेशा, हमने पेपर जला दिया या कुछ जला दिया, जंगल में आग लगा दिया, तो भी क्या एनर्जी कांस्टेंट होगी यूनिवर्स की या चेंज हो जाएगी? तो बताना चाहेंगे? तो कांस्टेंट रहेगी। हाँ बिल्कुल, तभी भी कांस्टेंट रहेगी। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर हमने एनर्जी जलाया तो एनर्जी रिलीज हुआ, तो अब हमने पेपर जला दिया उससे एनर्जी रिलीज हो गया, यानी कि यूनिवर्स की एनर्जी तो चेंज हो जानी चाहिए। आप लोगों के मन में भी उठ रहा होगा, चलो सर आपने कहा पेपर जलाए तो छोटी सी एनर्जी है, तो यूनिवर्स इतनी बड़ी है तो एडजस्ट कर लेगी। बट अगर मैंने जंगल ही जला दिया, अब कोई घर मत जला देना कि सर हम यूनिवर्स की जो है एनर्जी बिगाड़ देंगे और यूनिवर्स को बर्बाद कर देंगे। आप कुछ भी जला दीजिए, यूनिवर्स की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती है। एनर्जी कैन नॉट बी फॉर्म और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस बात को याद रखिएगा कि एनर्जी को ना तो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं। अगर आपने जलाया तो वो केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाती है, ना कि वो जो है आपके यूनिवर्स की एनर्जी जो है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, बाउंड्री बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं एक रियल और इमेजिनरी की बेसिस पे, बहुत सारे ऐसे बाउंड्री होते हैं जो रियल होते हैं। जैसे मैंने पानी और थर्मस का एग्जांपल दिया, वहां पे जो है क्या बीकर की जो बाउंड्री है वो रियल बाउंड्री है। लेकिन मैंने कहा कि मैंने एयर में पेपर जला दिया, तो उसकी बाउंड्री आप डिसाइड कर सकते हो क्या? नो सर। तो उसकी बाउंड्री कैसी हो जाएगी? जी। इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी? इमेजिनरी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिसकी हम बाउंड्री डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बाउंड्री जो है आपकी इमेजिनरी है। दूसरा रिजिड होता है और तीसरा होता है नॉन रिजिड। यानी कि रिजिड का मतलब होता है बिल्कुल एक फिक्स बाउंड्री होती है, और कुछ की बाउंड्री जो है चेंज होती चली जाती है। जैसे हीट करोगे तो बहुत सारे की जो है फ्लेक्सिबल होने के कारण जो है बाउंड्री क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही कहता है कि टाइप्स ऑफ बाउंड्री, इसके बेसिकली कितने टाइप होते हैं, तो 3 टाइप होते हैं। मैं आपको इसको सबसे ज्यादा हमें थर्ड वन वाले को पढ़ना। मैंने बताया कि रियल बाउंड्री क्या होती है, जो बिल्कुल क्या हो आपके सामने दिखाई दे, जैसे मैंने बीकर और यहाँ पे आपको जो है एग्जांपल दिया। हाँ जी बोलिए। सर ऐसे मोमबत्ती जलती है सर, उसकी भी बाउंड्री हाँ, इमेजिनरी है क्योंकि उसकी फिक्स बाउंड्री नहीं है ना, तो इसीलिए उसकी हम बाउंड्री को क्या कह देंगे, इमेजिनरी बाउंड्री कह देंगे। ओके सर हाँ जी बोलिए। सर कैंडल जब जलती है तो फिर सर उसकी शैडो ना उस पे क्यों नहीं दिखती ऐसे? किस पे?
इसका फ्लेम होता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि सर फ्लेम की जो है क्यों नहीं शैडो दिखता नहीं है, दिखती है। शैडो क्यों नहीं दिखती है। ओके, खैर एक्चुअली आपका क्वेश्चन फिजिक्स का, लेकिन मैं आपको आंसर दे देता हूं। आपको पता है शैडो किसका बनता है, मैटर का या नॉन मैटर का? मैं केमिस्ट्री की भाषा समझा रहा हूं। मैटर का बनता है, हमेशा याद रखिएगा कि शैडो किसका बनता है, जिसका मैटर का। या मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि जो लाइट को रोके उसी का शैडो बनेगा। अब मोमबत्ती वैसे तो नॉन मैटर है, और दूसरी बात वो लाइट को रोकती नहीं है, जिस कारण से उसका शैडो का जो है फॉर्मेशन नहीं होता है। बोले क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। अब आपको फिजिक्स वाले सर जो है आपको रिफ्लेक्शन से समझाएंगे, उस तरीके को आप लोग सीख लेना। मैंने जो है आपको अपने केमिस्ट्री की भाषा में समझा दिया। ओके, जनरली आप लोग अगर जब मैं बात करूं इमेज की या शैडो की, उन्हीं ऑब्जेक्ट का बनता है जो लाइट को रोक सके। लाइट को वही रोक सकते हैं जो मैटर हो, नॉन मैटर कभी भी लाइट को नहीं रोक सकते, इसीलिए हम उसका जो है शैडो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने बताया कि रियल और इमेजिनरी में क्या अंतर है। मैं आपसे पूछूं कि मैंने केटल में पानी गर्म किया, तो वहां पे उसकी बाउंड्री कैसी होगी? सर रियल। रियल में होगी, रियल होगी ना। आपने जो है केटल को गर्म किया तो उसकी बाउंड्री तो थर्मस की जो केटल होती है उसकी क्या होती है, रियल होती है। ठीक है, ओके। मान लो कि सन की लाइट हमारे अर्थ पे पड़ रही है, तो उसकी बाउंड्री क्या होगी? इमेजिनरी। 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 आप उसकी फिक्स नहीं कर सकते कि भाई यहाँ तक हीट होगा, यहाँ तक नहीं होगा, यानी कि उसकी क्या इमेजिनरी है। दूसरा होता है रिजिड एंड जो है फ्लेक्सिबल होता है। क्या रियल और इमेजिनरी में समझ में आ यस गया? सर। यस। ओके, यस अब हम सर। बात करते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल की। रिजिड का मतलब होता है जिसका फिक्स बाउंड्री हो, जिसका बाउंड्री क्या हो, फिक्स। फिक्स हो। जैसे आप लोगों ने पानी को गर्म करना शुरू कर दिया पतीले में या जो भी बर्तन में, तो उसकी बाउंड्री चेंज होगी या फिक्स रहेगी? फिक्स रहेगी फिक्स। सर। फिक्स रहेगी। फिक्स। फिक्स रहेगी। वेरी गुड। अब मान लो कि मैंने क्या करा कि किसी प्लास्टिक पे, थोड़ा सा मैंने मान लो कि प्लास्टिक ले लिया, उसको मैंने हीट करने दिया। अब मुझे बताओ बाउंड्री फिक्स रहेगी या उसकी बाउंड्री आगे पीछे होगी? आगे पीछे हो। सर आगे तो आगे पीछे होगी सर। यानी कि जो है वो क्या हो जाएगा, पचक जाता है। तो इस एक्सक्यूज कारण मी से, सर। हाँ जी बोलिए। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सभी को मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नो सर। नो सर। ओके, आप एक बार जो है ना रिफ्रेश करके वापस से जुड़ जाइए बेटा, ठीक है? ओके, हमने क्या कहा, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसकी बाउंड्री क्या हो, चेंज हो जाए। जिसकी बाउंड्री क्या हो, चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स। हाँ, फ्लेक्सिबल। यानी कि जो इसकी बाउंड्री क्या है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। जिसकी भी बाउंड्री क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है फ्लेक्सिबल कह देंगे। को क्या सर कोई और रियल एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, अगर जो कोई मुझे बताना चाहेंगे कि जहां पे फ्लेक्सिबल होता हो, बाउंड्री चेंज होती हो? सर जैसे सर रबर बैंड। रबर बैंड फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन हीट के कारण हम बात कर रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। वैसे बिल्कुल सही कहा कि उसकी बाउंड्री जो है जो होती है चेंज हो जाती है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि बैलून में जब हम पानी भरेंगे, या बैलून में पानी भर के हीट करेंगे, या फिर आप लोग जो है वो हीट वाला बैलून है, उसकी जो है साइज क्या हो जाती है, बाउंड्री चेंज हो जाती है। तो आप लोगों ने नहीं जैसे देखा होगा। आयरन रॉड को हीट करेंगे तो भी सॉरी, फिर से बोलना। आयरन रॉड को हीट करेंगे। पानी में आयरन रॉड को। आयरन रॉड को हीट करने पे उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा, लेकिन बहुत कम होगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होगा,
लेकिन अगर जो उसको पानी में रखते हैं तब चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो सारी एनर्जी किसको दे देता है, वाटर को। अगर ऐसे रखोगे तो फिर उसका जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसीलिए अगर जो आयरन रॉड को पहले बाहर गर्म मत करना, अब गर्म करके पानी में डालोगे ना तो टूट जाता है, क्रैक कर जाता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए भाई देखते हैं कि अगर जब तक लाल नहीं होगा तब तक हम लोग जो है सोचते हैं कि वो जो है गर्म नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसी चक्कर में कई बार जो है किसी बहुत सारे लोगों का रॉड जो है क्रैक कर जाता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। जैसे ही आप उसको लगाओ तो थोड़ा सा पानी से डिप करके ऊपर उठा के देखो, अगर जो उसमें स्टीम नजर आ रहा है तो आपका जो है रॉड चालू है। छू के मत चेक करना, नहीं तो है से था में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका शॉक बहुत जोर से लगता है। एक तो गर्म भी लगेगा, हाथ भी जलेगा, और ऊपर से क्या लगेगा, बिजली का शॉक भी लगेगा, ठीक है। खैर, आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक्चुअली हम लोग गलती क्या करते हैं, बाल्टी में पानी रख के चेक करते हैं कितना गर्म है कितना ठंडा है। बड़ा मजा आता है कभी चेक करके देखना, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ये वाला, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब होता है जिसके अंदर हीट क्या हो, फ्लो हो। जिसको डायथर्मिक भी कहा जाता है। जिसके अंदर क्या हो, हीट फ्लो हो, उसको कंडक्टिंग या डायथर्मिक कहते हैं। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक, या इसको हम लोग कह दे जिसके अंदर हीट फ्लो ना हो, हीट इज नॉट फ्लो। अब जैसे आपको पता है कि जिसके अंदर आप लोगों ने जितने भी खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो सभी के सभी किसके बने होते हैं, स्टील। स्टील के, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हीट का जो है फ्लो हो जाता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग। आप लोगों ने कभी ध्यान देना कि पत्थर के बर्तन नहीं बनाए जाते हैं गर्म करने के लिए, बनाए जाते हैं क्या? नो सर। हाँ, अगर जब बनाए जाते, हाँ, अगर जब आप लोगों के पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो तो आप पत्थर के पे भी बना सकते हैं, लेकिन उस पे क्या लगेगा कि बहुत ज्यादा उसको गर्म करने में एनर्जी लगेगा, वो उतना अच्छा नहीं होता है। इसी कारण से पहले के लोग देखना डायरेक्ट पकाते थे, बर्तन नहीं थे तो पत्थर पे नहीं पकाते थे। पत्थर पे हम लोग किसी चीज को कूटने पीसने का यूज करते हैं, लेकिन उसको किसी चीज को गर्म करने के लिए नहीं करते। अब मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हम लोग तो मिट्टी का बर्तन यूज करते हैं। एक्चुअली मिट्टी के बर्तन की जो थिकनेस होती है ना बहुत कम होती है, जिस कारण से बहुत ज्यादा देर गर्म करने पे थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगती है। और आपको मैं बताऊं कि मिट्टी के बर्तन में अगर जब खाना बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। आप लोगों ने कभी अगर जब कोई फेस्टिवल मनाया होगा जिसमें मिट्टी के बर्तन में बनते हैं, तो एक आदमी जो है ना आंच जला के छोड़ देता है, यस सर। छोटा सा, हाँ, जो भगवान को चढ़ाया जाता है उसको नए बर्तन में चढ़ाया जाता है। तो उसको मैंने देखा है कि कई बार ना हम लोग इधर साइड 2 बार खाना बना लेते हैं और उधर साइड जो है 1 बार भी नहीं बनता, क्योंकि उसको जो है ज्यादा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है, इसीलिए वहां पे हीट फ्लो नहीं हो पाता, तो वहां पे आपको एनर्जी ज्यादा लगती है। और हम लोगों को पता है कि हम लोग जो है एनर्जी कंजर्व करने के जो है बहुत ज्यादा वो है, सिंसियर है, इसीलिए हम लोग इस टाइप के बर्तन का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसे बर्तन का यूज करते हैं ताकि कि वो जो है क्या कर सके, आपका ज्यादा से ज्यादा हीट फ्लो कर सके। बोलिए, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा। यस सर। हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट और मोशन। हीट, हाँ। Heat, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। मोशन, मोशन। जिसमें हम लोग क्या करें, चेंज ऑफ हीट के बारे में बात करें, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स कह देंगे, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की मेरिट क्या है, एडवांटेज क्या है, एनर्जी बेसिकली चेंज। ये बताता है कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कौन से एक्सटेंट तक होगा, इनके बारे में बताता है। एनर्जी चेंज। थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए या एनर्जी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, माइक्रो, ये वाले के लिए ये एप्लीकेबल होता है, एम आई वाले के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर मैंने बताया लिमिटेशन, तो मैंने लिमिटेशन में मैंने बताया कि ये बेसिकली आपको रेट नहीं बताता है कि किस रेट से कितने स्पीड से होगा नहीं होगा। सेकंड,
आपको मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगता है। तीसरा मैंने बताया कि इसकी फिजिबिलिटी कितने एक्सटेंट तक होगी, यानी कि कहां तक ये रिएक्शन होगा, इनके बारे में भी ये सारी बातें जो है नहीं बता पाता है। इसीलिए ये सारी चीजें जो है तो यानी कि इसका जो था लिमिटेशन था। फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ सिस्टम। मैंने कहा कि बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम क्या हो जाता है, सिस्टम Open, सराउंडिंग। close. हाँ, सिस्टम, अच्छा मैंने वो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम सराउंडिंग एंड जो है बाउंड्री कह देते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम में सही कह रहे हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड जो है थर्ड वन क्या होता है, आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है। फिर हमने बताया कि आपको बाउंड्री 3 टाइप की होती है, रियल, इमेजिनरी, फ्लेक्सिबल और जो है क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। थर्ड वन कंडक्टिंग एंड जो है नॉन कंडक्टिंग हो जाता है। A reaction is carried out in beaker. The content of beaker constitute the system. ठीक है, आपको जो कंटेंट है बीकर के अंदर उसको आपको एज अ सिस्टम लेना है। बीकर सर्व एज अ बाउंड्री। मैंने बताया था कि जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा उसको आपको क्या लेना है, सिस्टम लेना है। System. रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नोन एज बाउंड्री एंड सिस्टम प्लस बाउंड्री इज नोन एज यूनिवर्स। ऑलवेज एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी कि जो है इक्वल हो Constant. जाता है। ये बात जो है आपको यहां तक मैंने बताया था। एनीथिंग विच इज आउटसाइड द बीकर इज कॉल्ड सराउंडिंग। मैं चाहूं तो इसको डायग्राम से एक बार समझा देता हूं। इसके अंदर आप लोगों के लिए क्या रख दो बताइए? शरबत। शुगर ना रख के हम दूध रख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, वाटर को System. System. वाटर नहीं है, सॉरी, मिल्क है, मिल्क को सिस्टम कह देंगे। और इसको हम लोग क्या कह Boundary. देंगे, Surrounding. Surrounding. इसको बाउंड्री कहेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है क्या होगा, इसको हम लोग बाउंड्री कहेंगे। और इसके जो बगल में है, Surrounding. ये जितने भी इसके बाहर से, इसको हम लोग क्या कह देंगे, Surroundings. Surrounding. सराउंडिंग कह देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी के बारे में भी पता कर सकते हैं। अब हमने बताया कि टाइप ऑफ सिस्टम जो है बेसिकली कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम उसे कहेंगे जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी एंड मास का ट्रांसफर दोनों हो। ओपन सिस्टम किसे कहेंगे, जिसके अंदर क्या हो, Energy. मास Energy. एंड एनर्जी बोथ कैन ट्रांसफर। जैसे एक एग्जांपल से आप लोगों ने ध्यान से देखना, 1 कप चाय लिया, ठीक है, ये चाय है। आप लोग के उधर कौन सा फेमस चाय है? सच्चाई है। नहीं, नाम होगा ना कंपनी का, जैसे MBA चाय वाला होता है, जैसे ये अमृत तुल्य चाय है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। Raj. हाँ, बालू। हाँ मतलब जो भी हो, उसी तरह से आप लोग यहाँ पे मैंने ले लिया अमृत तुल्य चाय, यानी कि महाराष्ट्र का सबसे फेमस ब्रांड होता है अमृत तुल्य चाय। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, चाय भर दिया। अगर मैं इसमें कुछ देर इसको छोड़ दूं, अगर आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, मैं नहीं किया तो मैं नोटिस कराता हूं अभी, यहां से देखिएगा, कुछ देर ना इसको छोड़ दीजिएगा ना, तो इसका लेवल ना डाउन हो जाता है। अगर यहाँ है तो ऊपर में एक लेयर बन जाएगा क्रीम का, और थोड़ा सा नीचे देखना सरक जाता है, Yes, यानी कि sir. उसका
आपको उसमें देखिएगा निशान भी Yes, बन sir. जाता है, अगर जब कभी किसी ने ऐसा Yes, या sir. हाँ Yes, sir. नोटिस किया होगा। Yes. एक्चुअली क्या हुआ, आपने गर्म चाय लिया, उसके पास तो एनर्जी है या नहीं है? यस Yes. सर। है। Yes, sir. ओके, अब उसके बाद देखिए ये इतना सा चाय कहाँ गया, ये जो ऊपर वाला झाग चाय है कहाँ चले गया, तो झाग बनी कहाँ चले गया, वे- झाग बनी इसकी। मतलब जो है कहो स्टीम से जो है बन के एयर में जो है डिसॉल्व हो गया। अब जहां चाय बनता है कहोगे क्या सर वहां का एयर जो है मीठा मीठा लगेगा, अगर जो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बनती है तो वहां पे बहुत सारा स्टीम निकलता है। एक्चुअली अगर ऐसी बात होती तो जनरली आपको पता है कि शुगर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए शुगर उतने अमाउंट में आपका जो है क्या होगा वो उड़ नहीं पाएगा, जनरली आपका वाटर ही उड़ेगा। और वाटर का टेस्ट कैसा होता है, टेस्टलेस होता है। इसीलिए हाँ, अगर शुगर का टेस्ट वेपर में होता तो आप लोग जहाँ चाय बनाते वहां कहते हैं कि यार थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा जो है क्या कर लेते एयर को खा लेते हैं और जो है चाय के जैसा फील आ जाएगा। खैर ऐसा होता नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मैंने ओपन सिस्टम रखा है, तो यहाँ पे मास एंड एनर्जी जो है दोनों ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए आपको जैसे ही चाय मिले तुरंत चाय पी लीजिएगा, नहीं तो इतना चाय कम हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, खास करके जब आप खरीद के पी रहे। अब इतना भी जल्दी मत पीजिएगा कि जी जल जाए, तो बाद में कहिएगा कि सर थोड़ा बचाने के चक्कर में डॉक्टर को देना पड़ गया। ओके, अब यहां तक तो हम लोगों ने सीख लिया कि हमारे पास क्या होगा, अगर कोई भी सिस्टम ओपन है तो वहां पे मास एंड एनर्जी जो है दोनों का ट्रांसफर होगा। अब ये तो सबको पता है कि सर हम चाय खुले में रखते हैं, इसीलिए वो क्या होता है कि उसकी एनर्जी कम हो जाती है, पहले गर्म था बाद में ठंडा हो जाता है। लेकिन साथ में क्या हो जाता है, मास भी कम हो जाता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, ओपन सिस्टम कह देते हैं। बोलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। सेकेंड सिस्टम होता है Sir. क्लोज सिस्टम। हाँ जी बोलिए। सर हाँ जी, रिपीट करना। ओपन सिस्टम क्या होता है ये बताना है। यस सर। सर ओके, चाय वाले पार्ट के आगे का। अच्छा आपका ध्यान चाय पे ही है, चलिए वापस से, अच्छा फिर से एक बार आएंगे, ठीक है। क्लोज सिस्टम को ले लेते हैं, फिर से चाय बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने चाय बनाया होगा, कैसे बनाते हैं? सर हाँ, इसलिए आप लोग जो है गर्म करते होंगे ताकि कि चाय जो है जल्दी बन सके। नहीं तो अगर जब किसी मेहमान से गुस्सा हो तो उसको ऐसा मत कीजिएगा कि चाय चीनी चाय पत्ती रख के जो है उसको थोड़ा सा घोल के जो है दे दीजिएगा, पता लगा चाय की जगह उसको जो है कोई और टेस्ट ही आने लगे, काफी कड़वा। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग कई बार होता है ना कि गुस्से में जो है चाय बना के देखते हैं, और ऐसा एक्सपेरिमेंट भी मत करना, किसी को चाय मत पिलाना कि दूध चीनी चाय पत्ती को रख दिए सर और थोड़ा सा जो है चम्मच से जो है मिक्स करके जो है छान के पी रहे हैं, तो काफी कड़वा लगेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट भी मत कीजिए। ओके, फिर से हम बताएंगे, चिंता मत कीजिए। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेंज हो, ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर। डेफिनेशन भी लिखाएंगे लेकिन आपको पहले मैं समझा देता हूं। ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर, जिसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब मैंने क्या करा, इसी के ऊपर एक जो है क्या रख दिया, ढक्कन रख दिया। कह रहा है सर ढक्कन मत रखो, जल्दी से सब बच्चे पी जाएंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने भी आपको बताया कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास एंड एनर्जी दोनों का जो है क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर मैं इनिशियल बताऊं तो यहां से क्या होगा कि जो पहले चाय था वो गर्म था, थोड़ी देर बाद चाय जो है क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। साथ में बहुत सारे पार्टिकल एनर्जी होती है तो वो वेपर के फॉर्म में निकलता है, जिस कारण से यहाँ पे जो है थोड़ा सा मास भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका मास को कम कर दे, तो हमने क्या करा कि यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया।
जिसको लीड कहते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये जो है लीड लगा दिया। अब ये लीड जैसे ही आप कभी हटाओगे ना तो इसमें बहुत सारे ड्रॉपलेट मिलेंगे। अगर आप कभी जैसे देखिएगा कि कोई भी खाने वाले बर्तन को आप ढक के रखते हैं और जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो वहां पे देखिएगा कि बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट आपको Yes, sir. दिखाई Yes, देते sir. हैं। इसका sir. मतलब है यस सर। वहां पे क्लोज सिस्टम में आपका क्या नहीं गया है, मास जो है ट्रांसफर नहीं हो पाया, होना चाह रहा था लेकिन वो उसके टकराने के कारण जो है क्या हो गया, उसी के अंदर जो है जमते चले गया, धीरे धीरे ठंडा हुआ और इस कारण से वहां पे जो है क्या हो गया, जो है आपका जम गया। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्लोज सिस्टम कह देते हैं। क्लोज सिस्टम में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब हमारे पास आता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो, इन विच नॉट एनर्जी कैन ट्रांसफर और नॉर ही जो है क्या होगा, मास कैन ट्रांसफर, यानी कि इसके अंदर मास एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा, मास एंड एनर्जी कैन नॉट ट्रांसफर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ना तो मास का ट्रांसफर होगा, जैसे आप लोगों ने बड़े बड़े कंपनी की बोतल सुने होंगे जिसको थर्मोफ्लास्क कहते हैं, नाम सुने? Yes, sir. यस सर। वो क्या दावा कहता है कि मेरा बोतल जो है कितने देर तक ठंडा रखता है, 24 आवर। अलग अलग कंपनी का अलग अलग दावा होगा, मैं उस दावे पे नहीं जाता। अब ये भी नहीं बताऊंगा कि कितना सच है। क्या कोई भी थर्मोफ्लास्क 100% आइसोलेटेड होता है? No, sir. नहीं होता। अगर जब 100% होता तो एक बार गर्म कर देते, वो जो है आपको लाइफ टाइम तक चलते चले जाता है। आप लोग अगर जब कभी किसी को देखे होंगे चाय लेके, अगर जब थर्मस फ्लास्क में ट्रेन में या किसी जनरली में जाते हैं तो वहां पे देखिएगा 6, 7, 8 घंटे में वो नॉर्मल के जैसा होने लग जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि अब वो डिपेंड करता है, जितनी अच्छी क्वालिटी यूज करोगे, जितना अच्छा आइसोलेटेड सिस्टम बनाओगे तो उतना ज्यादा देर तक रहेगा। लोकल कंपनी का बनाओगे तो 5 घंटे, 4 घंटे। थोड़ी सी अच्छी कंपनी मिल्टन का लोगे तो वो कहता है मैं 12 घंटे देता हूँ, और जो लैब सब में बनाया जाता है तो वो कहता है कि जो है 24 घंटे तक की रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते। अगर हमने ऐसा सिस्टम बना लिया जिससे एनर्जी बिल्कुल 0% बाहर जाए, तो एक बार खाना बना देने का है, महीने भर आराम से बैठ के खाने का, किसी को कोई झंझट नहीं है। एक दिन बुला लो, जैसे भोज में बनाने के लिए बुलाते हैं ना कि आज जो है 100 आदमी का खाना बना दो, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक ही दिन जो है पूरे 30 दिन का खाना बना दो। अलग रोटी तो सेम कर दो, चावल सेम कर दो, सब्जी 5-6 वैरायटी बना दो, एक दिन ये खाएंगे, एक दिन ये खाएंगे, और उसमें गर्म भी रहेगा, तो ये हमारे लिए जो है समस्या दूर हो जाएगी। खैर लेकिन ऐसा 100% होता नहीं है, इसीलिए हमें जो है डेली खाना बनाना पड़ता है। अगर जब आज का खाना कल खाओगे तो वो उसमें जो है बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, वो जो है आपके शरीर पे इम्पैक्ट करेंगे। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? आइसोलेट हाँ, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जिसके अंदर ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो ना ही मास का ट्रांसफर हो। जैसे थर्मस प्लस में 100% वो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ देर तक तो उसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ना ही 8 घंटे भी हो गए, बहुत हो गए। अगर आप देखें ध्यान से 4 घंटे भी हो गए तो बहुत नहीं हो गए कि 4 घंटे तक आपने उसकी एनर्जी को स्टोर करके रखा, तो आपने मास को रखा। थर्मोप्लास्ट में तो एक मास क्लोज सिस्टम भी है, लेकिन साथ में उसकी एनर्जी भी जो स्टोर हो जाती है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आइसोलेट। वो अलग बात है, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, लेकिन 8 घंटे भी रोका तो रोका ना, रोका कि नहीं? इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कह देते हैं। ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो ओपन सिस्टम कहते हैं। जहां भी खुला हुआ हो, सील्ड नहीं हो तो उसको, या और इंसुलेट नॉन इंसुलेटेड हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि वो जो है ओपन सिस्टम हो जाएगा। टोटल मास विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। याद रखना, मैंने बताया भी कि चाय में जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
कॉफी इन ओपन गैस, हमने जो है चाय बनाया था, थोड़ा सा अच्छा वाला है तो इन्होंने कॉफी ले लिया है। हॉट वाटर इन ओपन ग्लास, आप लोग गर्म पानी पीते हो, थोड़ा देर में ठंडा होता है। ऑल लिविंग सिस्टम एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल, जो भी उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे ओपन सिस्टम है। इसीलिए आप लोगों को सजा जो है दिया जाता है, धूप में दिया जाता है, ताकि कि आपके शरीर का थोड़ा सा पानी क्या हो जाए और एनर्जी दोनों डाउन हो जाए। होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ, जैसे आपको अगर धूप में 10 मिनट खड़ा कर दिया जाता है, ऐसा लगता है कि मानो अब तो हमें जो है रेस्ट की जरूरत है। क्लासरूम और ये सारे के सारे क्या है, आपके ओपन सिस्टम है। ये चाय है, चाय नहीं है, कॉफी है, ये इकोसिस्टम है। ये सारे के सारे क्या है, ओपन सिस्टम है। ठीक है। सिमिलरली क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी का ट्रांसफर हो बट मास का जो है ट्रांसफर ना हो। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, क्लोज सिस्टम कह देते हैं। कॉफी इन क्लोज वेसल, हॉट वाटर इन क्लोज वेसल, ग्लोइंग बल्ब, यानी कि जो आपके घर में बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जल रहा है, वो भी क्या हो जाता है, आपका क्लोज सिस्टम हो जाता है। सैटेलाइट इन ऑर्बिट, वो भी कैसा हो जाता है, वहां पे भी एनर्जी जो है क्या होती है, मास जो है बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, ओके। ये आपका केटल है, केटल में अगर चाय रखो, पानी रखो, जो है ज्यादा देर, पहले इस चीज का यूज करते थे, आजकल इसकी जगह किसने ले लिया है, थर्मो प्लस ने ले लिया है। पहले केटल में ही तो चाय लेके जाते थे। आप लोगों ने देखा कि जो है केटल को लेते थे, उसमें जो है एक रबड़ या लकड़ी टाइप का जो लगा देते थे आगे, ये जो है, और ताकि कि जो है गर्म आपका जो रहे, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस प्लग ले जाने। यस सर। तीसरा होता है, हाँ जी सर इसमें जहाँ से हम चाय डालते हैं सर, वहाँ से एनर्जी वो मास ऐसा रहता है, क्लोज हो जाता है। यहाँ से जो है ना, इसका थोड़ा सा हैवी रहता है तो वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो वहां से ऐसा नहीं कि परफेक्ट ये आपको 15-20 मिनट तक जो है एक प्लेस से जो है आसपास के लिए जगह पे ले जाने के लिए यूज किया जाता है। दुकानदार क्या करता है, जहाँ चाय बनाता है तो जो आपका जो दुकान है, बेसिकली जो भी दुकान होगा आसपास में, जो जिसमें जो है 5 मिनट के अंदर पहुंच जाए, वहीं चाय दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर तक लेके जाया जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का ना तो मास का ट्रांसफर हो, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो। उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कह देते हैं। कॉफी इन थर्मोफ्लास्क, इसको हम लोग कह देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो होता है इस प्रकार से होता है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टेट्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इसी से जो है आगे बात करेंगे। ठीक है। यस सर।